होगा तो कोरोजन क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ पोजीशन है या एसआरपी की वैल्यू ज्यादा कम है, मतलब नीचे की तरफ मतलब एसआरपी की वैल्यू बेटा कम होना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होना, तो ऐसे में कोरोजन बेटा क्या होगा? बोलो, ऐसे मेटल्स का कोरोजन ज्यादा होता है। ये भी बोल सकते हैं कि मेटल्स की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बेटा तो कोरोजन ज्यादा होगा। चलो गुड, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर तो बेटा ये था, ठीक है। फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ मेटल्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा क्या था? अगर मेटल के अंदर कुछ, हाँ बोलो, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटी बेटा जैसे मान लो कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है किसी मेटल में, अगर प्योर ना हो, उसमें कार्बन हो, कोई नॉन मेटल की इम्प्योरिटी हो, कार्बन निकल सल्फर कुछ भी इम्प्योरिटी है बेटा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा बेटा? क्या होगा? कोरोजन इंक्रीज करेगा। यस सर। ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या था बेटा? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम किसी मेटल को किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो बेटा उसकी वजह से भी कोरोजन की स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ कोरोजन बेटा इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हो जब सी वाटर की अगर हम बात करें और एक डिस्टिल वाटर की बेटा बात करें, या डीएम वाटर मैंने आपको बताया था, डीमिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चों को बेटा कंफ्यूजन होगा डिस्टिल वाटर और डीमिनरलाइज्ड वाटर में, दोनों बेटा अलग अलग चीजें हैं। दिशा समझ रहे हैं? डीमिनरलाइज्ड वाटर मतलब क्या हुआ बेटा? एक ऐसा वाटर जिसमें किसी तरह के मिनरल्स ना हो, मतलब बेटा उसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस किसी नहीं होंगे, बिल्कुल भी आयंस नहीं होंगे, खाली प्योर वाटर होगा, H2O, ठीक है बच्चों। तो उसको बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। और डिस्टिल वाटर बेटा क्या होता है? डिस्टिल वाटर भी प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, ठीक है। इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाते हैं बेटा, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस भी अलग है, लेकिन डीमिनरलाइज का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जो वाटर डीमिनरलाइज्ड हो वो डिस्टिल्ड ही हो, ठीक है। तो अगर आप बेटा मिनरल्स को निकाल दोगे वाटर में से, ठीक है दिपेश, अगर वाटर में से मिनरल्स को हटा दो, जैसे मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। हैवी वाटर जिसको बोलते हैं, वाटर हैवी होता है इन मिनरल्स की वजह से, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आयंस को बेटा अगर रिमूव कर दोगे तो आप बोलोगे डीमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? और एक होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में बेटा क्या होता है, बाकी सारी इंप्योरिटीज को भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक तो होता है कि आयंस को हटा देना, एक होता है सारी इंप्योरिटीज को हटा देना। अगर सारी इंप्योरिटीज को हटाओगे तो उसको डिस्टिल वाटर बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो बच्चों, तो वाटर के अंदर आपने फिल्ट्रेशन पढ़ा होगा, दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, है ना बेटा। कुछ डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं? डिजॉल्व, कुछ डिजॉल्व होते हैं, कुछ नॉन डिजॉल्व होते हैं सॉल्ट्स। अगर आप सारे सॉल्ट्स को हटा दोगे तो उसको बोले बेटा बोलेंगे डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर बनेगा। और अगर आप खाली जो आयंस जो हैं, ठीक है, जो डिजॉल्व हैं उनको हटा रहे हो, ठीक है, उनको अगर हटा रहे हो तो फिर उसको बोलेंगे डीमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है। चलो उतना ज्यादा नहीं जाना। तो अगर बेटा आयंस की प्रेजेंस में रखोगे या किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में रखोगे बेटा, तो क्या होगा? किसी भी मेटल का कोरोजन इंक्रीज करता है बेटा, ठीक है। जैसे कि सी वाटर की बात करें तो सी वाटर में कोरोजन ज्यादा होगा, और एक नॉर्मल वाटर सैंपल आप लोगे, टैप वाटर लोगे तो बेटा टैप वाटर के अंदर कोरोजन कम होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? अगला बेटा मैंने एक लास्ट जो बता रहा था वो मैं बता रहा था प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस अगर बेटा हो वाटर के अंदर, अगर मान लो जो आप वाटर यूज कर रहे हो उसके अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर प्रेजेंस हो, तो उसकी वजह से क्या कोरोजन इंक्रीज करेगा बच्चों? यस बताओ, कोरोजन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्या होगा और क्यों? प्रफुल्ल मेरी क्लास में क्यों नहीं? इंक्रीज। एक बार बेटा, एक बार। इंक्रीज करेगा। हम्म, ऐसा क्यों बेटा? क्या रीजन हो सकता है इसका? क्या रीजन है?
क्योंकि बेटा कल मैंने आपको बताया था कभी भी वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगी बेटा तो एक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है बच्चों, हो रही है कि नहीं? कार्बोनिक एसिड जिसको बोलते हैं H2O plus CO2 गिव राइज टू H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड बेटा। और कार्बोनिक एसिड वैसे तो वीक एसिड है, लेकिन बेटा ये होता तो एसिड ही है, और एसिड आपको पता है बेटा क्या होगा? कोरोजिव एजेंट होगा। कोई भी एसिड बेटा क्या होगा? कोरोजिव एजेंट होगा, तो कोरोजन बढ़ा देगा, तो मेटल्स के कोरोजन को बेटा बढ़ाने का काम करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बेटा डिसॉल्व रहेगी तो वो क्या करेगी? आयरन का या किसी मेटल का बेटा क्या होगा? उसमें कोरोजन जरूर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? फोर्थ फैक्टर इज बेटा प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर नेचुरल वाटर के अंदर बेटा मिलेगा तो उसकी वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन इंक्रीज करेगा, या कोरोजन आप बोल सकते हो बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, लास्ट फैक्टर बेटा लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। इसका क्या मतलब है? अब जैसे देखो, हम कई बार क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्ड, या गल्वनाइजेशन पर बच्चों पता है आपको कि हम आयरन के ऊपर क्या करेंगे? जिंक की कोटिंग लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप किसी और मेटल की लेयर लगाते हो किसी मेटल के ऊपर, तो बेटा जिस मेटल की लेयर ऊपर लगा रहे हो उसका कोरोजन क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा या कम होगा? प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बताओ। कम होगा सर। कम हो जाएगा। आयरन का तो बेटा कम हो जाएगा, है ना, आयरन को तो आप बचा लोगे, क्योंकि आयरन के कोरोजन की जगह बेटा क्या हो जाएगा? ऊपर जो जिंक लेयर लगी है ना, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो मॉइस्चर से बेटा रिएक्शन करेगा वो जिंक करेगा, लेकिन आपका जो आयरन है वो बच जाएगा बेटा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग का बेटा इफेक्ट देखोगे आप कि कोरोजन, जो मेटल का जो कोरोजन है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, ये आपने पढ़ भी रखा है पहले। तो चलो आज का बेटा टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। तो आखिर कोरोजन बेटा होता कैसे है, इस चीज को समझना है आपको कि कोरोजन की प्रोसेस क्या है, किस वजह से कोरोजन होता है, और आखिर इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों पढ़ा जा रहा है बेटा। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि बेटा कहीं पर भी कोई कोरोजन होता है बेसिकली, तो बेटा वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब तान्या क्या हुआ कि बेटा उसके अंदर एक तरीके से सेल, गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल्स बन जाएंगे, और इन गैल्वेनिक सेल्स के अंदर बेसिकली बेटा क्या होगा? कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, और वो केमिकल रिएक्शंस बेटा क्या करेंगे? मेटल को कोरोड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन रिएक्शंस की वजह से, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो हो रही है बेटा, उनकी वजह से मेटल का कोरोजन होता है। तो उसको समझने के लिए बेटा एक थ्योरी मैंने आपको बताई थी मैकेनिज्म को समझने के लिए, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। तो ये भी नाम दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। तो क्या थ्योरी कहते हैं, मैं आपको पहले स्टेटमेंट बता देता हूं, फिर समझाऊंगा एक एक करके कैसे बेसिकली काम होता है। तो बेटा ये थ्योरी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस ऑफ मेटल। सुनना बेटा, अगर जैसे आप आयरन की बात कर रहे हो बेटा, तो आयरन के सरफेस पर अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, अब बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस का मतलब क्या हुआ? जैसे एक तो होता है मेटल का शाइनी सरफेस, है ना, बिल्कुल फिनिश्ड, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, थोड़ा सा बेटा उसका सरफेस जो हो उसमें यूनिफॉर्मनेस ना हो, एक जैसा ना हो बिल्कुल। ठीक है, यानी एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि किसी पार्टीशन में इंप्योरिटी आ जाए। जैसे आपने मान लो आयरन का मेटल कोई लिया, उसके सरफेस के ऊपर बेटा अगर इंप्योरिटी है, किसी एक पोर्शन में बेटा इंप्योरिटी है, तो आप क्या बोलोगे? किस तरह का सरफेस है ये? नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है ये। ठीक है, आयरन का इस सरफेस के ऊपर बेटा अगर इंप्योरिटी आ जाए प्रेजेंट इन आयरन, बिहेव लाइक स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल्स, बेटा कुछ ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की तरह काम करेंगे, छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल्स बेटा एक तरीके के यहां पर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इनको बोला जाता है, इनको एक वर्ड दिया गया है कोरोजन कपल्स बेटा। इनको क्या बोलते हैं? कोरोजन कपल। अभी कोरोजन कपल बेटा किससे मिलता जुलता लगता है बच्चों? किसी गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स कपल का मतलब क्या होता है बेटा? सोच के बताओ। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल से
कपल का मतलब क्या है, बोलो। यहां पर एक वर्ड है कोरोजन कपल, तो छोटी छोटी कोरोजन कपल्स बन जाते हैं। इसका मतलब बेटा क्या होगा, कोरोजन कपल बिल्कुल सही है, रिडॉक्स कपल होता है। तो रिडॉक्स कपल का मतलब बेटा क्या है, किसी गैल्वेनिक सेल में, बोलो, कपल मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्योंकि बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हमेशा क्या होती है, जोड़े में होंगी, कपल की फॉर्म में होती है। जहां ऑक्सीडेशन, बेटा मैंने बताया किसी भी चीज का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियस प्रोसेस है बच्चों। क्या है, साइमल्टेनियस, एक साथ होने वाली प्रोसेस है। यानी अगर बेटा किसी चीज का ऑक्सीडेशन होता है तो कहीं ना कहीं बेटा उसके साथ रिडक्शन भी जुड़ा होगा। समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात? तो इसी को बोलते हैं रिडॉक्स कपल। तो एक गैल्वेनिक सेल बेटा जो काम करता है वो रिडॉक्स कपल की तरह काम करता है ना। एक साइड रिडक्शन हो रहा है, एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी साइड रिडक्शन हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ होंगी साइमल्टेनियसली। ठीक है बच्चों, इसी को रिडॉक्स कपल बोलते हैं। और यहां पर बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में हम बोलेंगे छोटे छोटे क्या बन जाते हैं बेटा, कोरोजन कपल्स बोल रहे हैं। ठीक है, कोरोजन कपल का मतलब क्या है, ये भी एक तरह का रिडॉक्स, क्योंकि कोरोजन की पढ़ाई कर रहे हैं हम, कोरोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने उसको नाम दिया बेटा कोरोजन कपल। ठीक है बच्चों, कोरोजन कपल समझ में आया। ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक सेल्स बेटा बन रहे हैं, छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल्स जो बन रहे हैं, किसकी वजह से, मेटल के सरफेस पर बेटा जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है तानिया, मेटल के सरफेस पर बेटा जो छोटी छोटी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, वो एक छोटे छोटे सेल्स का काम कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनको हमने बोला है कोरोजन कपल्स। और ये बेटा जो है कहां पर दिखेंगे आपको, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जब बेटा वाटर के अंदर, जैसे जो हमारा पानी है, जो वाटर हम ले रहे हैं, अगर वाटर बेटा मेटल के सरफेस पर आता है, जैसे आयरन की बात करो, तो आयरन के ऊपर बेटा जो वाटर आ रहा है, समझ रहे हो आप, वो वाटर बेटा प्योर वाटर नहीं है बच्चों। ठीक है वंशिका, वो बेटा प्योर वाटर नहीं है, इट इज वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर बेटा क्या है, इस वाटर के अंदर क्या होंगे, एक तो आयंस हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया H पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, हल्का सा एसिडिक वाटर है, या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी, उसमें एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो वाटर के साथ बेटा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। समझ रहे बच्चों, और कार्बोनिक एसिड बन गया। तो बेटा अब ये क्या करेगा, बोलो, मेटल का कोरोजन में हेल्प करेगा। तो कैसे, छोटे छोटे रिडॉक्स कपल बेटा जो है वो फॉर्मेशन हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो किसका होना जरूरी है बेटा, अगर आप चाहते हो कि मेटल का कोरोजन ना हो तो क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा मेटल की सरफेस पर वाटर नहीं होना चाहिए। चलो वाटर भी है, तो वाटर के अंदर बेटा क्या नहीं होनी चाहिए, बोलो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, हाँ, या फिर H पॉजिटिव आयंस नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह के बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम कब देख रहे हैं बेटा, जनरली अगर देखते हो आप मेटल का कोरोजन होता है क्योंकि हमारे आसपास बेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से बेटा वाटर क्या होगा, प्योर स्टेट में नहीं रहता। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर या डीमिनरलाइज्ड वाटर वो नहीं होता, उसके अंदर इंप्योरिटीज है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकती है। एक वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जिसकी वजह से बेटा एक रिडॉक्स कपल बन जाता है, जिसको कोरोजन कपल भी बोला जाता है। एक नहीं, ऐसे कई सारे बेटा इस तरह के बेटा छोटे छोटे कई सारे कोरोजन कपल बनते हैं। चलो ठीक है, तो यहां पर बेटा सबसे इंपोर्टेंट ये देखेंगे हम कि यहां पर एक लेयर का होना बहुत जरूरी है। कोरोजन कपल डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, किस तरह का ये डायग्राम होगा आपको समझाएंगे, डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले बेटा नीचे देखो, यहां पर क्या है, एक तो बेटा ये ड्रॉप है मॉइस्चर की, मान लो, और यहां पर बेटा ये क्या है, ये आपकी रस्ट की लेयर बन रही है। ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, और नीचे की तरफ बेटा ये जो सरफेस है, ये बेटा सरफेस क्या है आपका, मेटल का सरफेस है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये आयरन का मेटल, आयरन मेटल की हम बात कर रहे हैं, रस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, इसको समझ लेते हैं किस तरह से बेटा छोटे छोटे एक सेल बनते हैं। एक
कोरोजन कपल बेटा मैंने उसका डायग्राम आपको बना के दिखाया। ऐसे हजारों हजारों बेटा कपल्स बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको समझते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले बेटा देखो ये मॉइस्चर की लेयर है, यहाँ पर क्या है ये बेटा, वाटर है या मॉइस्चर है एयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, नीचे हो गया मेटल का सरफेस, और यहां पर बेटा इनके बीच में क्या होगा, एक गैल्वेनिक सेल बेटा बन जाएगा, एक छोटा सा सेल की तरह वो काम करेगा, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगी। समझते हैं कैसे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक मॉइस्चर लेवल काम कर रही है। चलो तो अब इसके आगे देखो क्या क्या चीजें बेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर विद डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बेटा जो आपको ये ड्रॉप मॉइस्चर की जो ड्रॉप दिख रही है, इसमें बेटा क्या क्या होगा, बेसिकली वाटर प्रेजेंट है बेटा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर है, कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कवरिंग द मेटल सरफेस। तो बेटा बता ही दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट तो बन ही गया। जब वाटर के अंदर अगर मान लो किसी तरह की इम्प्योरिटी आ रही है, तो वो बेटा क्या कर रहा है, बेसिकली उसके अंदर क्या है बेटा, कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है। अब देखो रिएक्शंस कैसे होते हैं ये समझते हैं। तो बेटा किसी गैल्वेनिक सेल के अंदर आपको पता है बेटा, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा और एक तरफ रिडक्शन होगा, है कि नहीं, तभी तो बोलेंगे इसको गैल्वेनिक सेल बन रहा है। तो कोरोजन कपल बेटा कैसे होता है, रिएक्शन एक एक करके इसमें समझते हैं। तो इस पर बेटा दो साइड आपको दिखेंगे, एक तरफ एनोड बनेगा और एक दूसरी चीज बेटा बनेगी जिसको कैथोड बोलते हैं। लेकिन एनोड कहां पर होगा बेटा, तो बच्चों एक बार मुझे सोच के बताओ कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर बेटा क्या रिएक्शन होगा और कहां पर होना चाहिए। जैसे यहां देखो ये मेटल का सरफेस है बेटा, ये मेटल का सरफेस है। तो आप लोगों को पता है मेटल्स बहुत अच्छे बेटा क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, आसानी से रिड्यूस होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं, बताओ जरा। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या बढ़िया आती है, अगर आपके पास यहाँ पर चॉइस है, एक तरफ वाटर है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और दूसरी तरफ बेटा क्या है, मेटल का सरफेस है। तो आयरन की बेटा मेटेलिक प्रॉपर्टी है, तो मेटल बेटा जनरली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हो ना मेटल्स को, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे मेटल्स। तो बेसिकली बेटा क्या होगा, यहां पर देखना आयरन के सरफेस पे बेटा क्या रिएक्शन होगा, सबसे पहले आयरन एक एनोड का काम करेगा यहां पर, ये बेटा मेटल का सरफेस क्या करेगा, ये एनोड का काम करेगा। तो क्या रिएक्शन हो जाएगा बेटा, यहां पर आयरन किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। अब फिल्म और मॉइस्चर विद डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मैंने आपको बता दिया। एनोड में बेटा क्या रिएक्शन हो रहा है, आयरन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा Fe सॉलिड Fe2 प्लस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फेरस आयन में बेटा कन्वर्ट हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिलीज हो रहे हैं। कैथोड में बेटा क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर तो हो गया Fe सॉलिड Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों इतना तो समझ में आ गया ना। एनोड पर बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एनोड पर बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का। तो जिस भी मेटल की बात करेंगे बेटा, जिस भी मेटल का कोरोजन होता होगा, ये थ्योरी क्या कहती है, जिस मेटल का सरफेस आप लोगे, कोई बेटा नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए। मतलब मेटल के सरफेस में बेटा क्या होनी चाहिए, इंप्योरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर बेटा इस तरीके से कोरोजन आप देखोगे, तो क्या हो गया, आयरन एक बार कैथोड बेटा कहां पर बनेगा, ये जो स्पॉट आप देख रहे हो, ये जो मॉइस्चर की मैंने ड्रॉप बनाई है बेटा, इसमें ये पोर्शन क्या करेगा, इस पोर्शन के अंदर क्या क्या है, देखिए जरा ध्यान से। इसमें बेटा मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर में क्या क्या होता है, वाटर होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा बेटा। ठीक है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा बेटा। ठीक है, H2O प्लस CO2। तो कैथोड में बेटा कैसे रिएक्शन होने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं H2O प्लस कैसे ये टूटेगा। ये स्पॉट है बेटा, यहां पर ये कैथोड का काम करेगा। ये सरफेस हो गया बेटा एनोड, कैथोड हो गया, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट भी है, वाटर एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करेगा। चलो
तो देखते हैं कैथोड पर बेटा क्या रिएक्शन होगा। सबसे पहले बेटा वाटर क्या होगा, जो वाटर आएगा वाटर बेटा कैसे डिसोसिएट होता है, कौन से आयंस में कन्वर्ट होगा, बोलो। H पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। दिख रहा है बच्चों, दो आयंस बनेंगे जब वाटर का डिसोसिएशन होगा तो बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, अब बेटा दूसरी तरफ और क्या चीज है यहां पर देखना ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बेटा मिलकर क्या बनाएंगे, आपको बताना था मैं, कार्बोनिक एसिड बनेगा। बोलो बच्चों, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, H2O प्लस CO2 कार्बोनिक एसिड बन रहा है बेटा। और कार्बोनिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों, H2CO3 कैसे डिसोसिएट होता है, 2H पॉजिटिव आयन बोलो सही है ना, H2CO3 ऐसे डिसोसिएट होगा ना, 2H पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन। बोलो बच्चों, योगेश समझ में आ रहा है, 2H पॉजिटिव आयन बेटा कहां से आ रहे हैं देख लो, यहां से भी H पॉजिटिव आयन में बेटा डिसोसिएट हुआ और यहां पर भी। तो क्या बेटा ये H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे बच्चों, क्या यहां पर बेटा इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे बेटा, ये देखो यहां पर बेटा क्या करेंगे, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। तो देखो किसी भी सेल के अंदर बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, दिशा क्या क्या चीजें होती है बेटा, किसी गैल्वेनिक सेल के अंदर आपको मैंने बताया, एक तो एनोड होगा बेटा, एक कैथोड होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगी, और इलेक्ट्रोड बेटा किसके अंदर होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होनी चाहिए, यस सर। तो यहां पर बेटा हमें इलेक्ट्रोलाइट भी मिल गया, बीच में बेटा एक देखो ये इलेक्ट्रोलाइट मिल गया, जो H पॉजिटिव आयन है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। तो बेसिकली इससे बेटा हो क्या रहा है, देखो जरा पूरा रिएक्शन में लिख देता हूं। अब ये H पॉजिटिव आयन बेटा क्या करेंगे, 4H पॉजिटिव आयन बेटा ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे, कहां मिल जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन यहां से बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो इधर आ जाएंगे। तो ये तीनों चीजें मिलकर यानी कि H पॉजिटिव आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन बेटा मिलेंगे, जो ये तीनों चीजें, ऑक्सीजन कहां से आएगी मैं आपको बताता हूं। ये देखो थोड़ा बहुत यहां पर एयर है ना बेटा, देखो यहां पर इस सरफेस पर एयर भी मिलती रहेगी, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी बेटा। तो 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन बेटा जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स में बेटा कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। दिख रहा है रिएक्शन सबको, बोर्ड पर रिएक्शन लिखा दिख गया। तो बेटा ये रिएक्शन हो रहा है यहां पर, पहले क्या हो रहा है कैथोड पर, वाटर टूटेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, सिंपल डिसोसिएशन हो गया वाटर। फिर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ मिलकर क्या बना सकता है, कार्बोनिक एसिड बना सकता है। और कार्बोनिक एसिड बेटा कैसे डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन के अंदर, ठीक है। फिर बेटा H पॉजिटिव आयन जो है वो एयर में से ऑक्सीजन के साथ मिलकर, और इलेक्ट्रॉन जो बेटा कैथोड पर एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उनके साथ मिलकर बेटा किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इन सब चीजों को वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा आप देख रहे हो होता क्या रहेगा, धीरे धीरे एक तरह का बेटा सेल पोटेंशियल बन जाएंगे इनके बीच में, दिख रहे हो बेटा, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता रहेगा बेटा, आयरन धीरे धीरे आयरन Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता रहेगा। बोलो तान्या ठीक है बेटा, जो आयरन है Fe है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा Fe2 प्लस आयन में, और वाटर यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको दिख ही रहा है, वाटर बनता जाएगा धीरे धीरे, फिर वाटर बनेगा, फिर वो डिसोसिएट होगा। इस तरीके से बेटा क्या होगा, एक साइकिल जैसा बन जाएगा, धीरे 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 करके इस तरह के एक सेल से दो से फिर बहुत सारे सेल्स, और उनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और बेटा धीरे धीरे आप देखोगे क्या होगा, मेटल का सरफेस पूरी तरीके से आयरन जो है वो Fe2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन बेटा लिख देता हूं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां लिखता हूं ओवरऑल रिएक्शन, देखिए ना, अगर दोनों रिएक्शन बेटा अगर ऐड करें हम कैथोड और एनोड के रिएक्शन को, तो हमारे पास बेटा क्या रिएक्शन बनता है, ओवरऑल रिएक्शन में देखोगे
आयरन Fe सॉलिड, ये हो गया बेटा, प्लस और क्या चीजें आपको दिख रही है, वाटर है यहाँ पर या H पॉजिटिव आयन, ये वाला स्टेप लिखो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। Fe प्लस H पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयंस प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो बेटा इधर भी है उधर भी है, दोनों साइड पर कट जाएंगे, तो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, देखो Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन, ये बेटा बना देंगे Fe2O3, इस आयन में कन्वर्ट कर देंगे Fe2 पॉजिटिव आयंस, तो ये बनेगा, ठीक है, और बेटा क्या बनेगा, प्लस वाटर 2H2, ठीक है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो दोनों साइड के रिएक्शंस को तो बैलेंस भी कर सकते हैं, इसको बेटा दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 2Fe2 प्लस, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो बैलेंस भी हो जाएगी बेटा। देखो कौन किसको काट रहा है वो भी देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बेटा कट जाएंगे, बाकी सारी चीजें मैंने लिख दी है, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। ये बेटा ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन, 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस ऑक्सीजन, बेटा क्या बना देंगे, 2Fe पॉजिटिव आयंस, Fe2 प्लस आयन बन जाएगा प्लस वाटर, और बेटा ये Fe2 प्लस आयन ही होता है, रस का फॉर्मूला क्या बताया था कल आपको, रस को बेटा हम कैसे लिखते हैं, Fe2O3 into XH2, यही होता है ना बच्चों फॉर्मूला, बोलो, फेरिक ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये है रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 HH2O, बोलो बेटा समझ में आया कैसे हो रहा है रिएक्शन, किस तरीके से बेटा एक यहां पर कोरोजन कपल बन रहा है, और ऐसा बेटा कोई एक सेल नहीं होता, मैंने बताया ना, ऐसे छोटे छोटे बेटा हजारों सेल हो सकते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा, देखो पहले रस्ट बनती है बेटा किसी मेटल के सरफेस पर, आयरन के सरफेस पे, तो स्टार्टिंग में आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा स्टार्ट होता है ना बेटा, धीरे धीरे करके बेटा वो प्रोसेस चलती रहती है, काफी स्लो होती है लेकिन कंटिन्यूअस होती है बच्चों। क्या होता तानिया, रस्टिंग बेटा कैसा रिएक्शन है, बहुत ही स्लो रिएक्शन है लेकिन वो कंटिन्यूअस होता रहता है, मैंने बताया ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा, क्या हो रहा है बेटा, स्पॉन्टेनियसली काम करेगा, तो लगातार बेटा क्या होता रहेगा, आयरन Fe2+ में कन्वर्ट होता रहेगा और यहाँ पर ये रिएक्शन भी कैथोड पर होता रहेगा, इस तरीके से बेटा ये गैल्वेनिक सेल सेटअप हो जाता है, और सेल धीरे धीरे करके पूरे मेटल के सरफेस को क्या करेगा, पहले शुरुआत में थोड़ी सी रस्ट बनेगी, फिर बेटा वो एक सेल, एक से कई सारे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे हजारों सेल एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे सारे के सारे मिलकर बेटा आयरन को क्या कर देंगे, Fe2+ आयन में कन्वर्ट कर देंगे, और Fe2+ आयन मतलब कि ये देखो इसमें कौन से आयन होंगे, यही तो है, आयरन की स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है बेटा इसमें, तो आप देख सकते हो बेटा इस तरीके से जो है आयरन जो है वो रस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, और ये थ्योरी बेटा ये कहती है खाली आयरन के लिए नहीं है बेटा ये, ठीक है दिशा, ये खाली बेटा आयरन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मेटल के साथ, किसी भी मेटल के सरफेस पर अगर बेटा इंप्योरिटी होंगी तो इसी तरह के गैल्वेनिक सेल बनेंगे, हाँ बस यहाँ पर जो कोरोजन होगा यानी एनोड पर बेटा जो रिएक्शन होगा बेटा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है वंशिता, अगर एल्यूमिनियम के सरफेस की बात करेंगे बेटा तो वहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, यस सर। रस्टिंग समझ में आ गई, देख लो एक बार चेक कर लो रिएक्शन जो लिखे हैं बोर्ड पर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं तब तक, इसी को बेटा बोलते हैं रिडॉक्स कपल, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें गैल्वेनिक सेल सेटअप, चलो
अब इससे आगे बात करते हैं बेटा। अगला बेटा ये है थ्योरी के अंदर कोरोजन में ही है कि कोरोजन को बेटा हम कैसे रोकते हैं। तो ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। कोरोजन के रोकने के लिए बेटा हम काफी सारे मेथड को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से बेटा मेथड होते हैं जरा बताओ। कोरोजन को कैसे रोक सकते हो? सबसे ज्यादा असरदार तरीका कौन सा होता है उसमें, जिससे आप चाहते हैं कि आयरन की रस्टिंग ना हो? क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है बेटा बताओ ना। सबसे बढ़िया तरीका जिससे मेटल का सरफेस पे कोरोजन ना हो। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को रोकने के बेटा क्या क्या तरीके होते हैं बोलो, पढ़े गए सबको? ये तो 10th क्लास में पढ़ के आए हो। कोरोजन को कैसे रोकते हैं? अरे बोलो, नहीं पता? वंशिता क्या क्या मेथड्स होते हैं बेटा? इन मेथड्स को बेटा दो कैटेगरी में बांटा है। बेटा तुम्हारे 10th क्लास में भी कम नंबर दिया बच्चों साइंस में। ये तो टॉपिक बहुत ज्यादा था, उसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आता है मेथड्स ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो बेटा इसमें दो तरीके आपको पढ़ने हैं। एक को बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। बैरियर प्रोटेक्शन होता है बेटा एक, और दूसरा होता है यहां पर उसको बोलेंगे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इन वर्ड्स का मतलब बेटा मुझे समझाओ, बताओ कि क्या है बैरियर का मतलब क्या होता है और सैक्रिफिशियल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? बैरियर का मतलब क्या है योगेश? बैरियर का मतलब क्या होता है बोलो, क्या है बैरियर? इंग्लिश में बताओ ना, इसका मीनिंग क्या है वर्ड का? फिजिक्स में क्या होता है बेटा बैरियर का मतलब? रिप्लाई करो, जल्दी बताओ। बैरियर इतना मुश्किल वर्ड तो नहीं है। क्या मतलब है बेटा बैरियर का? यस, क्या मतलब होता है बेटा बैरियर का? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड बैरियर? बैरियर प्रोटेक्शन। रुकावट। रुकावट किसने बोला ये? हम्म बेटा तो यहां पर रुकावट कौन सी आएगी? अगर आप बेटा किसी तरीके से उसको होने ही ना दो, उसके रास्ते में रुकावट क्रिएट कर दो, ठीक है, तो ये रुकावट कैसे क्रिएट करेंगे प्राची? कैसे करेंगे बेटा रुकावट क्रिएट? कोरोजन के रास्ते में रुकावट क्रिएट करो कैसे? आखिर ये कोरोजन हो क्यों रहा है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चीज यही बताई थी कोरोजन में। कोरोजन के होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप गैल्वेनिक सेल को बेटा सेटअप ना होने दो, है ना। जो छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं बेटा, कोरोजन कपल बन रहे हैं, उनको सेटअप ही नहीं होने दो। और वो सेटअप क्यों हो रहे बेटा बताओ? उनकी सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? देखो, ये मान लो बेटा मेटल का सरफेस है। अगर आप मेटल के सरफेस को बेटा अगर किसी भी तरीके की इंप्योरिटी से मिलने ही ना दो, मतलब मेटल के सरफेस पर बेटा जो भी इंप्योरिटी है कि नहीं, ये जो भी सरफेस है, इसको अगर बेटा आप मॉइस्चर से मिलने ना दो, है ना, तो क्या करो? मॉइस्चर मतलब कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दो। क्या कोई तरीका है बेटा बैरियर क्रिएट करने का तानिया? क्या बेटा ये बैरियर क्रिएट किया जा सकता है मेटल के सरफेस और जो मॉइस्चर है या एयर है बेटा, क्या उसके बीच में बैरियर क्रिएट कर सकते हैं हम? यस सर। कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं? ऑयलिंग कर सकते हैं,
galvanizing, electroplating. गैल्वेनाइजेशन इसी के अंदर आएगा। कैसे बैरियर बनेगा, उसको बेटा सैक्रिफिशियल में लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, जो आप गैल्वेनाइजेशन बता रहे हो वो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले आप बैरियर समझ लो। बैरियर का मतलब बेटा आपने आने नहीं दिया, इस मॉइस्चर को बेटा इस मेटल की सरफेस पर आने से पहले क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, रुकावट कर दी। जैसे बच्चे कामयाब होने के लिए बीच में कोई ना कोई रुकावट आती रहती है ना, कभी नेट की स्पीड कम हो जाती है, कभी मन नहीं करता पढ़ने का, है ना, कभी आंसर नहीं आते हैं, इंटरेस्ट नहीं आ पाता, तो वो उसी तरीके की रुकावट है। तो ये रुकावट जो है बेटा वो कैसे करी है हमने, फर्स्ट हो गया मेटल के सरफेस को क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे या ऑयलिंग कर सकते हैं बेटा, है ना। अगर पेंट करो या फिर ऑयलिंग करो। अब बेटा बेसिकली आप पेंटिंग में मतलब करते क्या हो, बताओ बच्चों जरा, पेंटिंग का मतलब क्या है। आप कोई केमिकल सब्सटेंस को बेटा एक तरीके से क्या कर रहे हो, बैरियर की तरह यूज कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पर कुछ केमिकल्स कॉमन है जो यूज करते हैं हम पेंट्स में, पेंट्स के अंदर होता है बायस्फेनॉल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, जैसे फेनॉल पढ़ते हो वैसे बायस्फेनॉल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बैरियर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है बेटा, या फिर ऑयल का यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक चीज और आपने देखी होगी कि मेटल के सरफेस पर बेटा हम पहले क्या करते हैं, एक जिसको बोलते हैं वो प्राइमर, प्राइमर वो भी एक केमिकल कंपाउंड ही होता है बेटा, उसकी लेयर को चढ़ाते हैं, कोटिंग चढ़ाते हैं। बच्चों पता है किसी को कि वो किसकी होती है, वो मटेरियल क्या होता है जिसकी कोटिंग हम चलाते हैं, जिसको प्राइमर बोलते हैं, रेड कलर का होता है, वो एक्चुअल में होता क्या कंपाउंड है, सोच के आना। आज सोचना बैठ के, बताना फिर मुझे कल ढूंढ के कि क्या चीज होती है। तो बेटा एक तो तरीका है कि आप पेंटिंग या ऑयलिंग का यूज करो बेटा। ठीक है, अगर ऑयलिंग करते हो तो कैसे करोगे, या फिर बेटा आप क्या कर सकते हो, पूरे एक लेयर चढ़ा दो। तो पेंट की लेयर चढ़ाओगे तो बेटा क्या होगा, इस मॉइस्चर और मेटल के सरफेस का बेटा आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा बेटा, है ना, नहीं होगा, इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, रोक लेगा ये। जब रोक लेगा तो गैल्वेनाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा क्या होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, ऑयलिंग का यूज कर सकते हो, ग्रीसिंग का यूज कर सकते हो। ग्रीस भी लगाई जाती है बेटा, आपने देखा होगा मेटल के पार्ट्स पर बेटा हम अगर ग्रीस की लेयर चढ़ा दें या ऑयल की लेयर चढ़ा दें बेटा, उससे भी कोरोजन को आप रोक पाओगे। तो यहाँ पर ये भी तरह का बैरियर प्रोटेक्शन है बाय अप्लाइंग, क्या करें बेटा हम, बाय अप्लाइंग अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल, ऑयल की या फिर ग्रीस की। ठीक है बेटा, ग्रीसिंग करके भी आप मेटल की प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो कुछ बच्चों को बेटा लगता होगा, आपने देखा होगा कि ग्रीस का काम सिर्फ लुब्रिकेशन करना है। तो ग्रीस का काम बेटा खाली लुब्रिकेशन करना नहीं होता, ग्रीस का एक फायदा ये भी होता है कि वो एक तरीके से बैरियर का भी बेटा काम करता है, मतलब कि कोरोजन को रोकने में भी हेल्प मिलती है। तो बेटा ये तो हो गया आपके बैरियर प्रोटेक्शन। एक और चीज हम बैरियर तरीके से कर सकते हैं कि बेटा हम क्या करते हैं, मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं मेटल्स के ऊपर बेटा क्या करें, एक तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेयर चढ़ा दें, जैसे टिन निकल जिंक क्रोमियम की लेयर चढ़ा दें, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का बेटा बैरियर बन जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बेटा लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है कि किसी ऐसे मेटल की लेयर को चढ़ाया जाता है, एक तो बेटा जो ज्यादा रिएक्टिव हो और दूसरा बेटा उसकी कॉस्ट भी कम हो, है ना। तो जैसे मान लो सपोज अगर आयरन के ऊपर अगर आपको लेयर चढ़ानी है तो आप टिन की कवर कर सकते हो, जिंक की कर सकते हो, ठीक है, निकल की भी कर सकते हैं। निकल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, निकल और क्रोमियम। तो आपने बेटा देखा होगा जैसे कई बार कुछ आयरन की ऑब्जेक्ट्स होती है उन पर बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, ठीक है। एक तो होती है जिंक,
लेकिन बेटा कुछ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि जिस पर शाइनिंग और ज्यादा दिखती है आपको, और वो निकल और क्रोमियम की बेटा लेयर होती है, तो वो भी बेटा हम यूज करते हैं बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर। दूसरा बेटा एक दूसरा वर्ड आ रहा है यहाँ पर, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल का मतलब क्या है श्रेयांश, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन? सैक्रिफाइस करना। सैक्रिफिशियल का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस से जुड़ा हुआ है। तो मतलब कि बेटा इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है बेटा, कोरोजन के कॉन्टेक्स्ट में सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, बोलो। क्या करें बेटा? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब बताओ ना क्या होगा। आप अगर एक मेटल के कोरोजन को रोकना चाहते हो तो उसके बदले में क्या करो, बलि चढ़ाते हैं ना दूसरे की। अपनी जान को बचाने के लिए अगर हम दूसरे किसी की जान को दे दें तो सैक्रिफाइस कहलाती है, बलि चढ़ाना, है ना। तो यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, एक मेटल को बचाने के लिए, एक मेटल के लिए को बचाने के लिए हमें किसी दूसरे मेटल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो कुर्बानी क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल गैल्वेनाइजेशन। बेटा हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस का आपने नाम सुना ही होगा, गैल्वेनाइजेशन करते हैं बेटा। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे आयरन है, आयरन के सरफेस पे बेटा क्या करेंगे, जिंक की लेयर को चढ़ाएंगे, ठीक है, या कुछ मेटल मटेरियल्स की कोटिंग चढ़ाएंगे, जैसे देखो, तो उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, गैल्वेनाइजेशन। इसमें बेटा जिंक मेटल होगा। कुछ बच्चों को बेटा लगता है कि खाली जिंक मेटल की बात हो रही है यहाँ पर, तो बेटा ध्यान देना बच्चों, खाली मैं जिंक मेटल की बात नहीं कर रहा हूं, कि ऐसा नहीं कि जिंक मेटल को लिया और उसके ऊपर चढ़ा दिया आयरन के ऊपर, नहीं, उसमें बेटा जिंक मेटल के साथ आप कुछ और कंपाउंड्स भी लेते हो। ये देखो कौन सी कोटिंग का बेटा यूज करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बेटा या जिंक हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। दिख रहे हैं बच्चों आपको कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स को बेटा हम यूज करते हैं जिंक के, जैसे जिंक कार्बोनेट या जिंक हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। और इस बेटा लेयर को चढ़ाया जाता है, इन मेटल्स की लेयर को जिंक के ऊपर, जिंक फिल्म। मतलब मान लो एक तो आप बेटा यहाँ पर मेटल के सरफेस पर क्या कर रहे हो, जिंक की लेयर चढ़ा रहे हो बेटा, सुनना, एक तो आपने यहाँ पर जिंक की लेयर कोटिंग करी है। इसके अलावा बेटा आप क्या करोगे, इस जिंक के ऊपर भी आपने क्या कर दिया, जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक कार्बोनेट की लेयर को इसके ऊपर रखा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा बेटा, एक इंडिविजुअल लेयर होगी, ये जो लेयर होगी इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल लेयर। मतलब आपको ये वैसे दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये बेटा अपना काम करेगी। क्या काम करेगी, ये बेटा मेटल की लाइफ को बढ़ा देगी। कैसे, देखना कैसे, जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड की बेटा लेयर चढ़ाने से बेटा क्या फायदा होगा, अगर आप ध्यान से देखो बेटा इनके अंदर कौन से आयन प्रेजेंट है, ये देखो जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड के अंदर बेटा कौन से आयन प्रेजेंट है। अगर मान लो कभी मॉइस्चर का इनके से सामना होता है, जैसे मान लो सबसे ऊपर जो है, एक तो मैंने बताया बेटा मेटल के ऊपर आपने जिंक की लेयर चढ़ा दी, जिंक मेटल के, ठीक है बच्चों, उसके ऊपर आपने बेटा क्या किया, जिंक हाइड्रोक्साइड और जिंक कार्बोनेट की लेयर चढ़ाई। तो अभी जिंक कार्बोनेट के अंदर बेटा क्या होगा, किस तरह के आयंस है, देखिए जरा, जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड बेटा किस तरह के आयंस है, बताओ जरा। अगर ये डिसोसिएट होंगे तो क्या बनेगा, कौन से आयन बनने वाले बेटा, बोलो। जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड के अंदर बेटा कौन से आयन बनेंगे, जैसे ही वाटर के साथ इनका सामना होगा बेटा, जैसे ही वाटर या मॉइस्चर से इनका सामना होगा बेटा, तो क्या करेंगे, H2 मॉलिक्यूल के साथ कौन से आयन में कन्वर्ट होंगे बेटा, देखो Zn2+ आयन, दिख रहा है कि नहीं, Zn2+ आयन में बेटा ये कन्वर्ट हो गए, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही मेरी बात, कि एक तो आप बेटा क्या कर रहे हो, जिंक की लेयर चढ़ा रहे हो, वो तो ठीक है, आपने जिंक की लेयर चढ़ाई, अगर बेटा उसके ऊपर आप और कोई मेटल की लेयर भी चढ़ा दो, मतलब मेटल के कंपाउंड की लेयर चढ़ा दो, जैसे जिंक कार्बोनेट या जिंक हाइड्रोक्साइड की लेयर बेटा आप चढ़ा दो, तो क्या होगा बेटा, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तानिया देखना,
कि Zn2+ आयन बेटा क्या करेंगे, एक तरह का यहाँ पर गैल्वेनिक सेल बन जाएगा बच्चों। सुनना, यहाँ पर एक बेटा गैल्वेनिक सेल बन जाएगा, लेकिन ये गैल्वेनिक सेल में बेटा किसका रिडक्शन होगा बच्चों, ये गैल्वेनिक सेल किसको रिड्यूस करेगा, ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, इस Zn2+ आयन को। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे वाटर है, H2O के साथ अगर जिंक कार्बोनेट जिंक हाइड्रोक्साइड बेटा क्या होगा, जिंक Zn2+ आयन में बन जाएगा। अब ये Zn2+ आयन बेटा क्या करेगा, देखो इसका मैं रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, इफ सम स्क्रैचेज अकर ऑन द प्रोटेक्टिव लेयर, अगर बेटा मान लो सपोज आपने अगर जिंक की लेयर लगाई और उस पर गलती से बेटा कोई स्क्रैच आ गया है ना, थोड़ा सा स्क्रैच पड़ गया जिंक की लेयर में, तो फिर बेटा तो फिर क्या होगा, फिर आयरन है नहीं, तो आयरन के सरफेस को अगर बेटा फिर दोबारा गैल्वेनिक सेल वहां पर काम करने लग सकता है या आयरन का फिर कोरोजन हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेटा यहाँ पर जिंक कार्बोनेट या जिंक हाइड्रोक्साइड की लेयर को चढ़ाते हैं। उसका क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूं कि यहां पर बेटा क्या होगा, अगर आप ये प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाते हो जिंक के ऊपर, तो उससे ये होगा बेटा, जिंक एंड आयरन गेट एक्सपोज टू ऑक्सीडेशन। अब मान लो दोनों सरफेस आ गए हैं, मान लो इसी डायग्राम के अंदर देखते हैं बेटा, मान लो यहाँ पर कोई चेंज हो गया या कोई स्क्रैच पड़ गया बेटा, देखना ध्यान से, तो यहाँ पर बेटा ये तो जिंक की लेयर है, ये जिंक की कोटिंग है, और ये बेटा क्या होगी, आयरन की है। अब देखो ऑक्सीजन तो बेटा यहाँ पर भी आ रही है, देख रहे हो बच्चों, अब दोनों सरफेस अगर कांटेक्ट में आ गए बेटा, यानी आयरन भी हो गया और जिंक भी हो गया, दोनों का बेटा कोरोजन हो सकता है। तो यहां पर गैल्वेनिक सेल बेटा एक बार आप याद करना, तो हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा कि जब कभी इस तरह की स्थिति होती है कि एक से ज्यादा अगर ऑक्सीडाइजिंग होने के लिए अगर प्रतिनिधि है, अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट है ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो तानिया इस केस में ऑक्सीडेशन किसका होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपने पढ़ा है कि कभी ऐसी स्थिति होती है तो किसका बेटा होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा ऐसी प्रोसेस में। यहां पर दो चीजें आपको दिख रही हैं, एक है जिंक, या तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा बेटा, ठीक है, हाँ, एक तो जिंक हो सकता है और एक बेटा हो सकता है आयरन। तो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल को बेटा हमें ध्यान देना होगा। तो किसकी एसआरपी वैल्यू बेटा ज्यादा है, एक बार दोनों का एसआरपी को देखते हैं। अगर दोनों का एसआरपी देखोगे बेटा तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जिंक का एसआरपी होता है -0.76 वोल्ट, और बेटा आयरन का कितना होता है, आयरन की वैल्यू कितनी है, -0.44 वोल्ट। तो ऐसे में बेटा अगर मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अगर एनोड पर देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो दानिया किसका होता है बेटा बताओ जरा, जिसके एसआरपी की वैल्यू क्या होगी, कम या ज्यादा, कम होगी, कम वाला। तो कम किसका है, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, देख लो जिंक की है, जिंक हाँ जिंक का होगा। तो इसी तरीके से बेटा आपने समझ में आया कि जिंक की कोटिंग लगाने का क्या फायदा हुआ, कि अगर गलती से बेटा, अगर गलती से किसी तरीके से अगर वो जिंक की कोटिंग हट भी जाए थोड़ी बहुत, तब भी बेटा किसका कोरोजन होगा, तब भी किसका कोरोजन होगा बेटा, यहाँ पर जिंक का ही कोरोजन होगा। इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। यानी बेटा अगर हम यहाँ पर कुर्बानी देंगे तो किसकी देंगे, जिंक की दे देंगे। आयरन को बचाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जिंक की लेयर की कुर्बानी दे देंगे, क्योंकि उससे कम से कम बेटा जो है हमारा जो आयरन है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, है कि नहीं, बोलो बेटा, समझ में आया। इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, ये आपको बताया मैंने प्रोटेक्शन करने के तरीके, बैरियर प्रोटेक्शन और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। बैरियर के अंदर 3 मेथड दे रखे हैं, पेंटिंग ऑयलिंग का यूज करो, ग्रीस का यूज करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर सकते हैं, किसी मेटल की लेयर को चढ़ा सकते हो। सैक्रिफिशियल के अंदर बेटा क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन का यूज करेंगे, और गैल्वेनाइजेशन के साथ साथ बेटा क्या करना है आपको, यहाँ पर मेटल के सरफेस को क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोटिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकते हो, जिंक कार्बोनेट
जिंक कार्बोनेट आयन बेटा जो है यहाँ पर होंगे, और जिंक हाइड्रोक्साइड की अगर आप लेयर चढ़ा दोगे एक इंडिविजुअल लेयर, तो उससे क्या फायदा होगा बेटा, ये जिंक आयन बेटा क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इनको मिले तो ये रिड्यूस हो जाएंगे जिंक में, ठीक है, और आयरन को बचा लेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये कोरोजन का टॉपिक तो बेटा हो गया कंप्लीट। कुछ पूछना है बच्चों, देख लो एक बार समझ के अच्छे से, और कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो एक बार मैं देख लेता हूं चैप्टर के अंदर। कल बेटा मैंने आपको एक फ्यूल सेल वाला टॉपिक कराया था, तो उसमें मैंने खाली बेटा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बताया आपको, जबकि एक जगह बुक्स में भी दिया हुआ है कि जैसे मीथेन अगर फ्यूल रहेगा तो मीथेन को भी बेटा फ्यूल सेल की तरह यूज कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे वो जरा देखेंगे एक बार, वो भी मैं आपको करा देता हूं एक बार। एग्जाम में आ सकता है कि अगर मीथेन फ्यूल सेल होगा, अगर हाइड्रोजन की जगह अगर मीथेन को बेटा यूज करें तो मीथेन को अगर फ्यूल सेल की तरह फ्यूल की तरह यूज करें तो कैसे होगा। हाइड्रोजन का तो मैंने कल आपको बता दिया। और बच्चों आप लोगों का होमवर्क अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सारे बच्चे सिर्फ फिजिक्स का काम करते रहते हैं, केमिस्ट्री का कुछ नहीं करेंगे। फिर 3-4 बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया है ग्रुप में, ऐसा करके पता नहीं तुम्हें क्या कौन सी सुरक्षा हासिल होती है, मुझे पता नहीं कौन सा एंजॉयमेंट हो रहा है हमारा, सिर्फ रिएक्शन लिखने के लिए दिए थे, अभी भी कंप्लीट नहीं करेंगे। सिर्फ 4 बच्चों का होमवर्क आया है, 3 या 4 बच्चों का। ऐसा क्यों? बाकी बच्चों को केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्रेयांश नहीं करना बेटा केमिस्ट्री में कुछ भी, रिएक्शंस याद नहीं करने ना, प्रैक्टिस करनी है, कैसे करोगे? बोलो बेटा, रिप्लाई करो, कैसे करोगे पढ़ाई कर लो, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा? फ्यूल सेल इन्वॉल्विंग मीथेन CH4 गैस। तो बेटा हाइड्रोजन का तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का हम कैसे यूज करते हैं फ्यूल सेल के अंदर, ठीक है। एक साइड पर हाइड्रोजन होती है, एक साइड पर बेटा क्या होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, दोनों मिलेंगे, बीच में इलेक्ट्रोलाइट लगा रखा था हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया था, और बेटा दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है बच्चों, ठीक है। वंशिता समझ में आ गया? अब बेटा इसमें देखो, अगर मीथेन अगर फ्यूल की तरह यूज करोगे तब क्या होगा, देखो तो क्या रिएक्शन बेटा यहां पर हो सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। एनोड पर देखेंगे बेटा और कैथोड पर देखेंगे। एनोड पर क्या रिएक्शन होने वाला है और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा। तो बेटा जैसे उसका सेटअप होता है बिल्कुल वैसा ही सेटअप इसका होगा बच्चों। एक साइड पर जो हाइड्रोजन गैस हम इनटेक कराते हैं बेटा, उसकी जगह कौन सी गैस ले लेंगे, एनोड पर बेटा कौन सी गैस लेंगे, मीथेन गैस ले लेंगे हाइड्रोजन की जगह, और कैथोड हमारा बेटा ऑक्सीजन गैस होगी वहां पर, ठीक है। तो देखो इसमें रिएक्शन क्या लिख रखे हैं मैं बता देता हूं आपको। एनोड पर बेटा ये रिएक्शन होते हैं, मीथेन को अगर हम यूज करें एनोड पर तो बेटा एनोड को हम क्या करेंगे, पहले वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो वाटर का कर रहे हैं, CH4 + 2H2O, और ये रिएक्शन बेटा जब होगा तो बनेगा आपको बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस 8 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये यहां पर रिलीज होने वाला है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, 8 4, ठीक है, बैलेंस तो है कार्बन CO2, ठीक है। तो एनोड पर बेटा ये रिएक्शन हो रहा है, और कैथोड पर क्या हो जाएगा, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं बेटा वो कैथोड पर कंज्यूम होंगे। कैथोड पर कौन सी गैस बेटा हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगी, 4 इलेक्ट्रॉन 4H पॉजिटिव आयन बेटा ये यहां पर जो रिलीज हुए हैं ये दोनों प्रोडक्ट ये यहां पर यूज होंगे, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बेटा वहां से इनटेक कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पर, दिख रहा है बेटा सबको रिएक्शन। एनोड पर बेटा क्या करेंगे हम, ये देखो इस तरह का सेटअप था ना कल, बिल्कुल वैसे ही यूज करना है आपको। ये देखो एक साइड पर बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मीथेन को इनटेक कराओगे, और यहाँ से बेटा क्या करोगे, दूसरी साइड से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, ये सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बीच में बेटा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते थे ना,
तो यहाँ पर बेटा हम कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम वाटर का यूज कर रहे हैं। वाटर में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा वाटर का हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और ये रिएक्शन बेटा जो आपको लिखा है मैंने, ये हो गया। ओवरऑल रिएक्शन बेटा क्या होगा इसका? ओवरऑल रिएक्शन कितना हो जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन बेटा कैसे बनेगा? यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीजें कट जाएंगी आपस में बेटा एक दूसरे से, नहीं होगा, सब खत्म हो गया। तो क्या बनने वाला बेटा? रिएक्शन क्या लिखेंगे? मैंने बताया था कंबशन की तरह बताया। CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है बेटा? जब मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं, मीथेन का कंबशन करते हैं, तो बेटा कौन सी गैसेस बनती हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बेटा इसके अंदर, प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी बच्चों। दिख रहा है सबको? सिंपल सा रिएक्शन ये होता है। लेकिन इसको फ्यूल सेल के अंदर बेटा यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? रिडक्शन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में समझ लो इसके फॉर्म में। ठीक है बच्चों, आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने करा दिया। मिथेनॉल का भी बेटा ऐसे ही होगा। अगर मिथेनॉल फ्यूल सेल होगा बेटा तो भी ऐसे ही काम करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया। बच्चों समझ में आ रहा है? बोर्ड पर जो मैंने रिएक्शन लिखे समझ में आ गए? देखो एक बार, जैसे कल बताया था बेटा फ्यूल सेल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। एक बेटा आपको यहां पर एक फ्यूल मिलता है बेटा, है ना। जैसे हाइड्रोजन का अगर यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का यूज करते हैं। अब यहां पर मैंने आपको बताया अगर हम हाइड्रोजन की जगह मीथेन का यूज करें तो बेटा हमारा सेल कैसे हो जाएगा? अरे प्रथमेश भी आउट ऑफ कॉरिडोर है, वाह भाई वाह। हाँ, अगर बेटा यहां पर क्या कह रहा था मैं, अगर आपको हाइड्रोजन की जगह बेटा मीथेन का यूज करना है तो यहां पर बेटा ये एरो इस साइड पर क्या करोगे? हाँ प्रथमेश बेटा कहाँ चले जाते हो? कौन सी दुनिया में चले गए? शुरू में क्लास अटेंड कर रहे थे फिर गायब हो गए। प्रथमेश गिव मी द रीजन, क्या बात है? आपको क्या लगता है आपको कोई देखता नहीं है? जब चाहे आओ क्लास में, जब चाहे चले जाओ, खुली छूट है। प्रथमेश बेटा रिप्लाई करो जल्दी, नहीं तो घर पे फोन होगा तुम्हारे, जल्दी बताओ, घर पे ही आना पड़ेगा तुम्हारे। प्रथमेश बेटा जल्दी रिप्लाई करो। यस सर। क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्लास में ही था। क्लास से क्यों चले गए? क्लास से बिना बताए आपने क्लास क्यों लीव करी अभी? मुझे ये बताओ बेटा। मैं एक एक बच्चे को अच्छे से समझ गया हूं। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं, किसको धोखा दे रहे हो आप लोग? किसको धोखा दे रहे हो? अभी आप 5 मिनट क्लास से बाहर चले गए और मैंने बीच में आपको ये फ्यूल सेल पढ़ा दिया। अब मान लो सपोज यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, फिर प्रथमेश क्या करोगे? किसका नुकसान हो गया? अरे तुम्हारा नुकसान थोड़ी होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनको सिलेक्शन नहीं चाहिए। अपना टाइम वेस्ट करते हो बिल्कुल बेवकूफों की तरह। क्लास में तो कम से कम क्लास तो अटेंड करो बेटा। अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, रिएक्शंस नहीं लिख सकते, होमवर्क करने में दिक्कत आ रही है, बहुत मेहनत होती है, फिजिक्स का काम करना पड़ता है, नहीं तो डर लगता है कि फिजिक्स वाले सर कुछ बोल देंगे, केमिस्ट्री वाले सर की तो कोई बात ही नहीं है ना। बहुत बहाने हैं, सर का समझ में नहीं आता, सिलेबस नहीं हो रहा, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। हम तो 11th में भी वीक थे, हम तो पहले भी बेवकूफ थे, अभी भी बेवकूफ हैं और आगे भी रहेंगे, है ना बेटा? सही है ना प्रथमेश? हम पहले भी बेकार थे, पहले भी कमजोर थे केमिस्ट्री में, अभी भी कमजोर हैं और आगे भी ऐसे रहने वाले हैं। यही कहानी चलेगी ना? बताओ, ये हाल है इनका। बोलो प्रथमेश बेटा, क्या क्या बात है? तुम्हें मैं डेली देख रहा हूँ, प्रथमेश हो गए और एक दो बच्चे और हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। अगली बार वो जब बच्चे ये सब करेंगे तो मैं उनका भी नाम लूंगा बेटा। जो प्रथमेश के साथ और भी 3-4 बच्चों का गैंग है, ठीक है, क्लास लीविंग गैंग, पंचुअल गैंग है ये, बहुत ही पंचुअल है। क्लास में बिल्कुल 4 बजे के 3 बजे के बाद ही आते हैं, 3 बजे से पहले तो हरगिज नहीं आएंगे गलती से भी, ठीक है, और 4 बजे से ठीक पहले 10 मिनट पहले चले जाएंगे, वेरी पंचुअल। तो आज का बेटा होमवर्क क्या है बच्चों?
बहुत सारे बच्चों ने बेटा, मुझे 3-4 बच्चों का होमवर्क आया है, ऐसे तान्या ने सबमिट किया है, 2-3 बच्चे और हैं, दिशा ने किया है, आई थिंक 3-4 बच्चों ने सबमिट किया है, मानसी और 3-4 बच्चे बस पढ़ रहे हैं, बाकी मुझे लगता है सब फालतू बच्चे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? किसने किया है? दीपेश। एक बार रुको, दीपेश, अच्छा हो सकता है। और बेटा मैं बता रहा हूँ, नाम तो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है, देखो प्राची का भी होमवर्क आ गया, आर भी शिव बंधु ने भी किया है, तो मतलब अभी जिस जिसको बोल रहा हूं मैं वो करता जा रहा है, बाकी तो दूर ही होते जा रहे हैं। अरे रिएक्शंस को बेटा अगर साथ के साथ लिख के देख लोगे वंशिता, तो बेनिफिट किसका होगा? अगर साथ के साथ आज आपने क्लास में पढ़ा कुछ और उसको अगर लिख के देख लोगे, अभी रस्टिंग के रिएक्शंस और ये रिएक्शंस को अगर बेटा याद करके लिख के देख लोगे, तो किसका भला हो जाएगा? हाँ, तुम्हें देखकर तो बेटा एग्जामिनर भी शर्मा जाएगा। अगर तुम लोग सही में अगर प्रीलिम्स भी क्लियर करके और मेंस में भी पहुंच जाओ ना, तो बहुत बड़ी गनीमत समझो बेटा। कैसे काम चलेगा तुम लोगों का प्रथमेश? बहुत बेटा दुख की बात है, इतनी इनसिंसियरिटी की उम्मीद नहीं थी मुझे बच्चों। 12th क्लास में होने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों को मुझे ये आइडिया नहीं था कि वो इस तरीके से करेंगे, और ये डेली करते हो आप लोग। 2-3 बच्चे और हैं इसके साथ, अभी देखो एक तो चले गए, मैं नाम भी बताऊंगा अभी, देख के कौन कौन जा रहे हैं टाइम से। तो बेटा इतने पंचुअल मत बनो, और इतने बनते हो पंचुअल तो फिर सारा काम कंप्लीट करो। कल मुझे बेटा सारे रिएक्शंस कंप्लीट चाहिए इस चैप्टर के, अब मैं होमवर्क बढ़ा रहा हूं, कल मुझे सारे रिएक्शंस चाहिए, जितने भी प्राइमरी सेल थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, बच्चों सुनो, प्राइमरी सेकेंडरी फ्यूल सेल, ठीक है, और रस्टिंग, ये सारे रिएक्शंस आपको करने हैं। कल की क्लास से पहले मुझे सबमिट करना है। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ रहा है क्या होमवर्क है? ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन ऑल द सेल्स, जितने भी प्राइमरी सेल है, ठीक है, सेकेंडरी, फ्यूल सेल, जितना भी रिएक्शन मैंने लिखवाए हैं आपको स्टोरेज डिवाइसेस के, सब आपको कंप्लीट करने हैं, और कोरोजन वाला भी करना है। और जिसका सबमिट नहीं हुआ उसके घर पे मैं पर्सनली आऊंगा। अब यही करना पड़ेगा, तुम लोगों का इलाज वहीं से होगा। वहीं आके बेटा पूछूंगा, पेरेंट्स के सामने पूछूंगा कि आपके बच्चों को केमिस्ट्री में पास होना है या नहीं होना। बस मेरे पास बेटा यही एक तरीका बचा है, ठीक है? तो कल से जिसका होमवर्क सबमिट नहीं हुआ, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बेटा अलग से, उसमें भी देखूंगा कितने क्वेश्चंस, अगर आपसे जितने हो रहे हैं आप उतने क्वेश्चन करो। मैंने मेरे ख्याल से 40-50 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन बेटा कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो होने चाहिए बच्चों। जो इजी क्वेश्चन है वो तुरंत कर लेना, कम से कम वो पॉसिबल होने चाहिए, तो वो भी चाहिए मुझे सबमिट। कल 1:30 बजे की क्लास है, जो 12 बजे 1 बजे वाली क्लास है उसमें, और बेटा ये होमवर्क चाहिए मुझे। अगर ये होमवर्क नहीं हुए, जिस बच्चों के मैं बता रहा हूँ, बॉयज में स्पेशली, पीयूष, मैं बता देता हूँ नाम कौन कौन है। पीयूष हो गए यहाँ पर, श्रेयांश, जिनके होमवर्क मेरे पास नहीं आ रहे हैं, क्लास में भी रेगुलर कम रहते हैं, ठीक है, प्रफुल्ल क्लास में ही नहीं है, कुलजीत, बेटा सबको बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस बात का, काम मुझे बेटा कंप्लीट चाहिए हर एक बच्चे की तरफ से। किशोर, तुम भी बेटा सेलिब्रिटी की तरह आते, सेलिब्रिटी की तरह ऐसे नहीं चलेगा क्लास में, कल नहीं तो तुम्हारे घर पर मैं दिखूंगा, कल की क्लास के बाद देख लेना, तैयार रहना, फिर मेरा स्वागत करना आराम से। चलो ओके बाय, टेक केयर। बाय सर। गुड डे सर।